बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? नर्वस टिश्यू। हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि नर्वस टिश्यू दो प्रकार का होता है। इधर सुमन, इधर 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 इधर, क्लास के वक्त इधर देखना है। तो हमने आपको बताया था कि जो नर्वस टिश्यू होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरॉन्स और एक होता है न्यूरोग्लिया सेल, इसको न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं, ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट क्लास में हम लोग समझ भी लिया, आधा घंटा पढ़ लिए, तब आप बोल रहे हैं कि नेटवर्क एरर था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से फिर से डिटेल में पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी आगे सारी कहानी समझ में आएगी। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा ना, आगे आपको चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आराम से समझिए। और जो बच्चे 10th के क्लास कर रहे हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कि न्यूरॉन के पास में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? टोटल इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा एक बार बताओ यार, कोई भी बोलता है न्यूरॉन्स, क्या है न्यूरॉन? क्या है न्यूरॉन? व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन है स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ये एक प्रकार का सेल है यार, अ सेल। अरे यह एक सेल है, ये कोई अलग से कोई चीज नहीं है। हाँ लेकिन ये बात है कि थोड़ा ये स्पेशलाइज सेल्स है हमारे बॉडी का, सबसे लंबा सेल है। स्पेशलाइज क्यों है? क्योंकि इसके पास वो प्रॉपर्टी है, याद करो तो 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो और खास करके 2 प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी और एक्साइटेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी है इसके पास, और हमारे बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी किसी और सेल्स के पास नहीं है। हमने कहा यही प्रॉपर्टी मसल सेल के पास है, लेकिन मसल सेल्स ये प्रॉपर्टी न्यूरॉन की मदद से ही दिखाता है। लेकिन न्यूरॉन अपना ये प्रॉपर्टी किसी की मदद से नहीं दिखाता है, इसका खुद का अपना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये बॉडी का स्पेशलाइज सेल है यार, न्यूरॉन कुछ ही नहीं है, ये एक सेल है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। हाँ इसके 3 पार्ट होते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसका पहला पार्ट होता है साइटोन, ओके। इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? सेल प्रोसेसेस, ओके। और तीसरा पार्ट होता है इसका एक्सॉन। तीसरा पार्ट होता है इसका एक्सॉन, ठीक है। सेल प्रोसेसेस में 2 चीजें आती है, एक आता है डेंड्रॉन और एक आता है डेंड्राइट्स। अब मैसेज करेगा भी तो हम सीन नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट होने के पहले देना चाहिए था कुछ। और अवती को काला पानी का सजा काटना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 या 2 क्लास। डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, उसको काला पानी का सजा काटना पड़ेगा। हम पहले ही बोले हैं, क्लास अब्सेंट करोगे इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे काला पानी का सजा काटेगा। देखो 1 सप्ताह का सजा काट के आया हर्ष, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे के क्लास अब्सेंट करोगे। चलिए तो स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का, अच्छे से इत्मीनान से समझते हैं। देखिए न्यूरॉन एक सेल है, उसका मेन पार्ट साइटोन होता है। ये देखिए, मैं एक सेल बना रहा हूँ, गौर कीजिएगा सभी लोग, मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ स्टार जैसा अपीयरेंस वाला सेल बना रहा हूँ ऐसे। ये देखिए दिस वन, देख पा रहे हैं सभी लोग? ये देखिए क्या है, इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसको भी मैं आगे ऐसे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ भाई। चलो भाई ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इनफैक्ट पता है, पहले ये लंबा वाला पार्ट नहीं था, केवल ये था, ये वाला पार्ट, और इसके अंदर सेंटर पे एक न्यूक्लियस था। सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ना यार, सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बताइए, सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं सुमन? सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा को किस नाम से हम लोग जानते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्म है, ठीक है भाई, ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन एक बात बताओ यार, ये सेल का आपने स्पेशल नाम दिया है, क्या नाम दिया है? न्यूरॉन। तो क्या यार न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को नॉर्मली साइटोप्लाज्म बोलना अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसको एक खास नाम दो यार, क्योंकि सेल भी तो खास है। तो उसको हमने एक खास नाम दिया, और उसका नाम है बच्चे, इस प्लाज्मा का नाम है न्यूरीप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूरीप्लाज्म, ओके। न्यूरीप्लाज्म, मैं जगह बचा के चलूं थोड़ा ताकि आगे काम आए। दिस इज न्यूरीप्लाज्म, ठीक है भाई, ये न्यूरीप्लाज्म है, समझ में आ गया।
अब एक बात बताइएगा ध्यान से, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे कि नहीं होंगे? हाँ भाई बिल्कुल होंगे, होते ही है सेल ऑर्गेनेली। तो मैंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म के पास हैव ऑल सेल ऑर्गेनेली, सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, हैव ऑल सेल ऑर्गेनेली। बट एक चीज नहीं होगा, ज्योति बताएगी क्या नहीं होगा? सेंट्रियोल नहीं होगा। बस सेंट्रियोल नहीं होगा, ये बात मैंने कल भी बोला था। न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए वो सेल डिवीजन नहीं करता, इसीलिए उसका रीजनरेशन केवल इलोंगेशन से हो सकता है, सेल डिवीजन से नहीं हो सकता है। तो हैव ऑल सेल ऑर्गेनेली एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसके पास नहीं होता है, और सेंट्रियोल का काम होता है सेल के डिवीजन में हेल्प करना, इसलिए न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। ये बात हुई न्यूरोप्लाज्म के बारे में। क्या ये प्लाज्मा? अब सुनिएगा, ये जो मेन पार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये वाला पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोन। इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे? साइटोन। इसी को और भी कुछ नाम से जानते हैं हम लोग, और बताओ, इसी को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चे? सेल बॉडी। इसी को और भी नाम से जानते हैं, सोमा। क्या बोलते हैं? कौन सी माँ? सोमा। इसी को और भी नाम से जानते हैं, और बोलूं, पेरिकैरियन। क्या बोलते हैं? पेरिकैरियन। ये सब एक ही का नाम है। ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन का नाम मैंने लिखा है साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन, सब एक ही चीज है। पेरिकैरियन क्यों बोला? न्यूक्लियस के चारों ओर का इलाका पेरिकैरियन ही कहलाएगा ना। पेरी मतलब चारों, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो ये तो पार्ट हो गया, ये तो पार्ट हो गया साइटोन। बच्चों मैं आपको बताऊं, साइटोन इज द मेन पार्ट ऑफ, इट इज द मेन पार्ट, साइटोन इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का मेन पार्ट यही है। कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा क्यों? वाई मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन? बोलो बोलो शिवानंद। न्यूक्लियस है सर। शाबाश, न्यूक्लियस यहीं पे है ना, ड्यू टू हैविंग न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब चलो ज्योति देख के ही तुम बताओ कि सेल बॉडी में, एक न्यूरॉन के एक सेल बॉडी में कितना न्यूक्लियस है? एक या एक से अधिक? जल्दी बोलो। एक है। एक है मात्र। तो इसको आप क्या बोलोगे? यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है भाई साहब ये, जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ही सेल का सारा एक्टिविटी रेगुलेट करता है। डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। इसीलिए ये न्यूरोप्लाज्म के चारों ओर जो मतलब कि ये जो पूरा इलाका है, जिसको आप ओवरऑल क्या बोल रहे हो? साइटोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन का, क्योंकि यहीं पर है न्यूक्लियस, और इसको आप क्या बोल दो? दिस इज न्यूक्लियस। यही है न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ, स्टार्टिंग में केवल यही मोहल्ला था बस, हाँ केवल यही मोहल्ला था। लेकिन क्या हुआ ना, जब ये सेल का फंक्शनल मैच्योरेशन होने लगा, जब ये सेल बनी, मैंने आपको कल सिखाया ना, याद कीजिए, कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्टोडर्मल जो सेल होते हैं, एक्टोडर्म जो जर्मिनल लेयर होती है, उसमें जो सेल होते हैं, उसमें डिवीजन से बनता है न्यूरॉन्स वगैरह। तो जब सेल डिवाइड करके नई सेल एक बनी, तो वो केवल इतना ही पार्ट था उसके पास। लेकिन जब उसका फंक्शनल मैच्योरेशन होने लगा, तो उसका एक किनारा धीरे 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 इलोंगेट होने लगा। क्या होने लगा? इलोंगेट होने लगा। इतना इलोंगेट हुआ कि देखो इतना लंबा पोर्शन आ गया, और यहां से यहां तक ये जो पूरा लंबा पोर्शन है, कहां से कहां, ये देखो, यहां से यहां तक ये पूरा मोहल्ला जो है, ये पूरा मोहल्ला, इसको एक नाम से जानते हैं, और इसका नाम है एक्सोन। क्या नाम है इसका? एक्सोन। यस बच्चे, और एक्सोन के बारे में पता है आप क्या बोलोगे? एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। हाँ, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन का सबसे लंबा पोर्शन यही है। तो पूछेगा न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज एक्सोन, क्योंकि उसका सबसे लंबा पोर्शन कौन है? एक्सोन। आप गौर कीजिए, एक्सोन की डायमीटर यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है? एकदम एक जैसी डायमीटर चल रही है पूरा का पूरा,
तो इसका इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डायमीटर। क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? यूनिफॉर्म डायमीटर। अरे भाई इसका डायमीटर यूनिफॉर्म आप देखो ना, यहां से लेके यहां तक अंत तक देख लो, डायमीटर एक ही जैसी है, डिफरेंट डायमीटर नहीं है। तो यूनिफॉर्म डायमीटर है एक्सॉन की। अब एक बात आप गौर कीजिए, मैंने आपको क्या बोला कि ये तो क्या भाई साहब न्यूरीप्लाज्म, तो जब सेल इलोंगेट की होगी, उसका पोर्शन इलोंगेट किया होगा, तो क्या साइटोप्लाज्म आगे नहीं गया होगा? हाँ भाई बिल्कुल गया होगा ना यार। तो लीजिए मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये साइटोप्लाज्म है जो न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट के अंदर पाया जा रहा है फ्लूइड। एक बात बताइए, मैंने इसको अलग कलर से बनाया, जाहिर सी बात है कुछ कंपोजिशन इसका अलग होगा तभी तो। हाँ अलग है, न्यूरीप्लाज्म से इसका कंपोजिशन थोड़ा अलग है, इसीलिए हम लोग इसको एक अलग नाम से जानेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे नॉट न्यूरीप्लाज्म, इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन सेल फाउंड इन द एक्सोन पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, दैट इज एक्सोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूरीप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन सेल इन द साइटोन पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज न्यूरीप्लाज्म। सभी को न्यूरीप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म में डिफरेंस क्लियर हो गया। कंपोजिशन का डिफरेंस है, उसके कंटेंट में डिफरेंस है, इसीलिए नाम अलग अलग पड़ा है। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे सर इसको एक्सोप्लाज्म बोला वो तो समझ में आ गया, इसको न्यूरीप्लाज्म ही क्यों बोला? साइटोन बोला था इसको साइटोप्लाज्म बोल देते। अरे नहीं, मेन सेल है ना, सेल का मेन पार्ट कौन है? साइटोन ही ना, तो इसलिए उसको बोला न्यूरीप्लाज्म। सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल का मेन पार्ट कौन है? साइटोन, इसलिए उसमें पाए जाने प्लाज्म को बोला न्यूरीप्लाज्म। एक्सोन में पाए जाने वाले प्लाज्म को हमने बोल दिया एक्सोप्लाज्म। ठीक है सर जी, अब समझिएगा आगे। अब क्या हुआ, लास्ट में जाकर ये जो एक्सोन वाला पार्ट था, लास्ट में जाके धीरे धीरे ब्रांच होने लगा। क्या होने लगा भाई? ये देखो ब्रांच होने लगा लास्ट। ये देखो एक ब्रांच इधर निकल रहा है, देखते चलो ध्यान से, एक ब्रांच इधर निकला, एक ब्रांच इधर निकल रहा है, एक ब्रांच इधर भी निकाल दो, ये लो, ये क्या भाई? ब्रांच है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रांचिंग कहां से निकली है? ब्रांचिंग कहां से निकली है ये इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके यहां तक है ब्रांचिंग भाई साहब, ये है ब्रांचिंग। एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तीन ही नहीं होता कई सारे होते हैं, ठीक है, ये ब्रांच है। एंड ईच ब्रांच ऑफ एक्सॉन इज नॉन एज टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया, कोई पूछे व्हाट इज टीलोडेंड्रिया, तो आप बोलोगे टीलोडेंड्रिया ब्रांच ऑफ ईच ब्रांच, ऐसे बोलिए, ईच ब्रांच ऑफ, हर ब्रांच को बोलते हैं ईच ब्रांच ऑफ एक्सोन। एक्सोन के हर ब्रांच को हम लोग टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्या आप टीलोडेंड्रिया को ये भी कह सकते हैं एंड पार्ट ऑफ एक्सोन? हाँ, एक्सोन का तो एंड यही है ना, हाँ एक्सोन का तो एंड यही है ना, तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं एंड ऑफ एक्सोन, कह सकते हैं एंड ऑफ, एंड पार्ट ऑफ एक्सोन या एंड ऑफ एक्सोन। लेकिन अब सुनिएगा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अब ये जो पार्ट है टीलोडेंड्रिया, लास्ट में से जाके खुला हुआ थोड़ी रहता है, लास्ट में सर्कल जैसा स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, गोल गोल ऐसे, इस टाइप से बॉटम शेप। और ये जितने भी आपको बॉटम शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिख रहे हैं, इन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे? साइनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं बच्चे। और साइनेप्टिक नोब के बारे में आपसे कोई पूछे कि साइनेप्टिक नोब क्या है, तो इसको आप बोलोगे क्या? एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया। क्या बोलोगे? एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया का किनारा है ये, तो दिस इज साइनेप्टिक नोब। कई सारे जितने नंबर ऑफ टीलोडेंड्रिया होंगे उतने ही साइनेप्टिक नोब होंगे, क्योंकि एक टीलोडेंड्रिया का एक ही साइनेप्टिक नोब होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ आपका इधर जो इलोंगेट किया। अभी मैं इसके अंदर का और भी कंटेंट लूंगा, अब उससे पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये जो एक्सोप्लाज्म है ये टीलोडेंड्रिया तक यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, क्योंकि टीलोडेंड्रिया एक्सोन ही का तो किनारा है ना जी, बस ब्रांच हो गई लास्ट में, और क्या, लास्ट में जाके ब्रांच हो गई। अब किसी का मन में आ रहा होगा डाउट, सर टीलोडेंड्रिया और एक्सोन का डायमीटर सेम होता है क्या? आ रहा है ना डाउट? सेम नहीं होता है, थोड़ा सा घट जाता है टीलोडेंड्रिया। मैंने एक्सोन का डायमीटर यूनिफॉर्म लिखा है, ठीक है,
ये टीलोडेंड्रिया, उसकी डायमीटर थोड़ी सी कम होती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने बता दिया, डाउट आ सकता था। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, कौन, ये काली वाली, ये काली वाली मेम्ब्रेन किसका, एक्सॉन का मेम्ब्रेन। तो बताइए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा बोलते हैं। तो क्या हम इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते भाई, दिस इज एक्सोलीमा, एक्सोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। अब आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट है इसको क्या बोले, उसको भी आप बोल सकते हो एक्सोलीमा, एक्सोलीमा का एक्सटेंशन, कुल मिला के एक्चुअली ये इसी से एक्सटेंड किया एक्सोलीमा। तो कोई बात नहीं है, आप इसको एक्सोलीमा बोले, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली भी बोल सकते हो, नहीं तो एक्सोलीमा भी बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर्ली एक्सोलीमा वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बहुत कम होता है, ये साइटोन वाला पार्ट बहुत कम छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए मेनली जो है मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन वो एक्सोलीमा पोर्शन में ही है। टीलोडेंड्रा पोर्शन भी काफी छोटा होता है, मैंने आपको बड़ा बना के दिखाया समझाने के लिए। मेन पार्ट तो न्यूरॉन का लंबा, मेन पार्ट नहीं, मेन पार्ट फंक्शनली साइटोन होता है, मगर स्ट्रक्चरली जो लॉन्ग पोर्शन होता है वो एक्सोन होता है, और उसी के मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलीमा बोलते हैं, बस सिंपल बात। अब बात आती है सर आपने क्यों ऐसा बोला कि इसको न्यूरीप्लाज्म इसको एक्सोप्लाज्म, ऐसा क्या है एक्सोप्लाज्म में खास, तो सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि सेल के अंदर जो एनर्जी देने वाले फ्यूल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी देने वाले ऑर्गेनेली होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नो डाउट न्यूरीप्लाज्म में भी होता है लेकिन वहां कम होता है, लेकिन इस एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विथ न्यूरीप्लाज्म, यहां माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होता है। टीलोडेंड्रा वाले पोर्शन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या भाई, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक सेल है। अब एक सेल में मैंने कहा था एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, फंक्शनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब समझिएगा, मैं ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये जो सेल है ना न्यूरॉन, इसका जो पार्ट है ये वाला एक्सोन वाला, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने का कारण है क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खास एंजाइम होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और मेनली वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्सोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। और बच्चे उस एंजाइम का नाम है, बच्चे उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन को अब आज के बाद शॉर्ट में लिखेंगे एसीएच, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। बच्चे ये एक प्रकार का एंजाइम है, और ये एंजाइम किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ वेरी स्पेसिफिक एंजाइम नॉन एज एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो एंजाइम है ना एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज, इट इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, इट फॉर्म्स एसिटाइल कोलिन। अब आप बोलोगे सर एसिटाइल कोलिन क्या है, अरे एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, एंटी शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूरोट्रांसमीटर। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। जो न्यूरल सिग्नल्स को प्रोपेगेट कराने में केमिकल हेल्प में आती है उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। या तो न्यूरल सिग्नल्स को कंडक्ट करा दे या उसको आगे जाने से रोक दे, ऐसा कोई केमिकल अगर ये काम कर रहा हो उसी केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, ट्रांस मतलब प्रोपेगेट करना, आगे जाएगा, ट्रांसमिशन उसका होगा या नहीं होगा, उसमें इन्वॉल्व होने वाला केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, और उसको बनाने वाले एंजाइम का पूरा नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये एंजाइम स्पेसिफिकली कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एक्सोप्लाज्म। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन बना के रिलीज करता है। भाई साहब लो, एसिटाइल कोलिन बना के रिलीज किया, लो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा एसिटाइल कोलिन को ए, जगह नहीं है ना यहाँ पे ए, ये सब एसिटाइल कोलिन बना के रिलीज कर रहा है।
अब मैं कह रहा हूं कि एसिटाइल कोलिन को जो वर्क करना है वो ऐसे ही न्यूरोप्लाज्म में बिखरा रहा तो वर्क नहीं कर पाएगा। एसिटाइल कोलिन का वर्क होता है एट द एंड ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन का एंड तो सिनेप्टिक नोब है, क्योंकि वही है न्यूरॉन का लास्ट पोर्शन। और अगर ये ऐसे न्यूरोप्लाज्म में पाया जाए, सॉरी एक्सोप्लाज्म में पाया जाए ये जो एसिटाइल कोलिन है, तब तो एसिटाइल कोलिन कहां से वर्क कर पाएगा, ये तो स्प्रेड हो जाएगा इधर उधर। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बड़ा होशियारी किया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, जब इस एसिटाइल कोलिन को बनाया तो उसी दौरान उस एसिटाइल कोलिन को बैग में पैक कर दिया। क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को घेर घेर के एक बैग बनाया, जिसको आप वेसाइकल्स बोलते हो, बैग में पैक कर दिया। और बैग में पैक कर करके सभी इस बैग को किनारे ठेल दिया। और कहां ठेल दिया, जहां है सिनेप्टिक नोब। तो हर बैग जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, वो बैग कहां पहुंच गया, सिनेप्टिक नोब के किनारे पर पहुंच गया। और एक एक सिनेप्टिक नोब में कई सारे सिनेप्टिक बैग हैं, जिसको आप बोलोगे क्या, सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या बोलोगे, सिनेप्टिक वेसाइकल बोलोगे बच्चे। दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक वेसाइकल। हर सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं है एसिटाइल कोलिन का, घने सारे मॉलिक्यूल है। मेरे पास जगह एक है इसलिए मैं एक लिखता हूं। हर बैग का क्या नाम है, सिनेप्टिक वेसाइकल। हर बैग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, जो किसने बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने। इनफैक्ट ये बैग भी माइटोकॉन्ड्रिया ने ही बना के भेजा है। तो आप इस सिनेप्टिक नोब के बारे में क्या बोलोगे, एक और पॉइंट, इट हैव, मतलब सिनेप्टिक नोब के पास ही है क्या, सिनेप्टिक वेसाइकल। और सिनेप्टिक वेसाइकल के बारे में क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये एसिटाइल कोलिन कैरी करता है न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज सिनेप्टिक। बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स यहाँ पे हैं, सिनेप्टिक नोब के अंदर रखे पड़े हैं, ठीक है। सिनेप्टिक वेसाइकल्स किसने बनाया है, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, फॉर्म्ड बाय, क्या बोलोगे, फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एक्सोप्लाज्म। तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स बनाया माइटोकॉन्ड्रिया ने, उसके अंदर एसिटाइल कोलिन है, और फाइनली सिनेप्टिक वेसाइकल को भेज दिया गया सिनेप्टिक नोब के अंदर रहने के लिए। क्या रोल है इसका, सिनेप्टिक वेसाइकल का क्या रोल है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का, ये बात आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी इतना आपको पता होना चाहिए कि सिनेप्टिक नोब के अंदर कई सारे क्या हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। हैव मेनी, मैं लिख देता हूं, हैव मेनी सिनेप्टिक वेसाइकल। और हर सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या भरा पड़ा है, कंटेन्स एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। यहां तक कहानी सभी को समझ में आ गई, तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। तो अब तक आपका दो पार्ट हुआ है, क्या, साइटोन हो गया और एक्सोन वाला पार्ट हो गया। अब समझिएगा सेल प्रोसेसेस क्या होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं जो साइटोन पार्ट है, देख पा रहे हैं सभी लोग, जो साइटोन पार्ट है उसको आप गौर से देखिए। हर साइटोन पार्ट इस तरीके से मुड़ा है, देख पा रहे हो, ये इस तरीके से मुड़ा है, देख पा रहे हो, इस तरीके से मुड़ा है, देख पा रहे हो, जैसे स्टार शेप बनाने की कोशिश किया है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन है, मैं एकदम स्पेसिफिकली घेर के बोल रहा हूं, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो पॉइंटेड पोर्शन है साइटोन का, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। बच्चे इस पोर्शन को मैं नाम दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं क्या, डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, डेंड्रॉन। तो बताइए ये सेल से निकला हुआ पार्ट है कि नहीं बाहर, हाँ सेल से ही तो बाहर निकला है। अब ध्यान दीजिएगा, डेंड्रोन से ही कई सारे हेड लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकल रहे हैं, देख पा रहे हो आप, एकदम लंबे लंबे, और एक नहीं कई सारे, और ब्रांच्ड भी है, वो ब्रांच्ड भी आप देख रहे हो, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, देखो दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चे, डेंड्राइट्स। अब आप बताइए, डेंड्रॉन खुद साइटोन से निकला हुआ एक पार्ट है कि नहीं है ना, बताइए, है ना, डेंड्रॉन खुद साइटोन से निकला हुआ पार्ट है। तो वो सेल का प्रोसेसेस है कि नहीं,
सेल से बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। तो सेल का प्रोसेसेस है। और फिर डेंड्रोन से क्या निकला है, डेंड्राइट्स निकला है। अब आप बेसिक अंतर बताइए, किसका नंबर ज्यादा है एक न्यूरॉन के अंदर? सुमन बताएगा, डेंड्रोन का नंबर ज्यादा है या डेंड्राइट्स का नंबर ज्यादा है? जल्दी बोलो। डेंड्राइट। डेंड्राइट्स का नंबर ज्यादा है डेंड्रोन के तुलना में, और डेंड्रोन का नंबर कम है डेंड्राइट्स के तुलना में। तो ये डेंड्रोन और ये डेंड्राइट्स। अब मुझे बताओ ज्योति, डेंड्रोन डेंड्राइट्स में आपको कौन ब्रांच्ड लग रहा है और कौन अनब्रांच्ड लग रहा है? सर डेंड्राइट्स ब्रांच है और फिर डेंड्रोन अनब्रांच। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स, और डेंड्रोन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है आपके डेंड्रोन और डेंड्राइट्स, ये सेल का प्रोसेसेस है। ओके, अब इसके बारे में और भी बात आपको हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक स्पेसिफिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डेंड्राइट्स है ना, इसके ऊपर खास रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चे? खास रिसेप्टर लगे होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो डेंड्राइट्स के ही ऊपर क्या लगे हैं बच्चे? ये है आपका रिसेप्टर। रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर क्या कर सकता है भाई? रिसीव स्टिमुलाई। यही स्टिमुलाई को रिसीव करता है। कैसे करता है वो आपको हम सिखाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे रिसेप्टर कहाँ लगा होता है, तो आंसर इज डेंड्राइट्स नॉट डेंड्रॉन। बोलिए बात सही है। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको मैं एक एरिया घेर के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एरिया बताइए, ये वाला एरिया वो एरिया है कि नहीं साइटोन का? ये साइटोन का वो एरिया है जहां से एक्सॉन निकल रहा है। कितनों को बात समझ में आई? ये साइटोन का वो एरिया है जहां से एक्सॉन निकल रहा है, और इसी पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सॉन हिलॉक। इसके बारे में और बातें करेंगे अगले मीटिंग में। एक्सॉन हिलॉक क्या है? तो आप बोलोगे पार्ट ऑफ न्यूरॉन, वेयर सॉरी पार्ट ऑफ साइटोन। ये साइटोन का पार्ट है, पार्ट ऑफ साइटोन, पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन ओरिजिनेटेड, वेयर एक्सॉन ओरिजिनेटेड, जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट हुआ है उसी एरिया को क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन हिलॉक बोल रहे हैं। ये तो बात समझ में आ गई भाई साहब। अब आपको मैं बता रहा हूं और खास बात। मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये क्या है? न्यूरीप्लाज्म है। न्यूरीप्लाज्म में हर सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं बच्चे, हर सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। लेकिन इस न्यूरीप्लाज्म में कुछ खास स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे दाने जैसे अपीयरेंस मिले थे। वो दाने जैसे अपीयरेंस यहाँ पे भी थे, ध्यान दीजिएगा। दाने जैसे अपीयरेंस, दाने जैसे अपीयरेंस इसमें तो खूब थे। ग्रे कलर के थे, सॉरी ग्रे कलर का मैं बना देता हूं, लीजिए। ग्रे कलर के दाने जैसे अपीयरेंस वो खूब सारे थे। कहां पे? इस न्यूरीप्लाज्म में दाने जैसे अपीयरेंस, दाने जैसे अपीयरेंस। और वो थोड़ा बहुत यहां तक भी था, डेंड्राइट्स तक भी था। दाने जैसे अपीयरेंस। एक निसिल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस दाने का केमिकल नेचर पता लगा लिया। उन्होंने इस दाने का केमिकल नेचर पता लगा लिया, तब से इस दाने का नाम पड़ गया निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्या नाम पड़ गया बच्चे? निसिल्स नाम के साइंटिस्ट थे। निसिल्स साहब ने इस दाने का पता लगा लिया, तब से इसका नाम पड़ गया निसिल्स ग्रेन्यूल्स। और उन्होंने पता लगाया ये निसिल्स ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्या है? RER का टुकड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टुकड़ा है। इट इज फ्रैगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको सेल में सिखाया है RER का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। इसीलिए उन्होंने बोला इस निसिल्स ग्रेन्यूल्स का बेसिकली काम क्या है? इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर द न्यूरॉन, इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर द न्यूरॉन। न्यूरॉन भी एक सेल है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम कौन कर रहा है? RER। और RER दाने जैसे अपीयरेंस होते हैं जो
इसके अंदर बिखरा पड़ा है, इसके अंदर न्यूरीप्लाज्म में। लेकिन आप गौर कर रहे हैं कि मैंने एक भी दाना एक्सॉन हिलोक के बाहर इधर नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं पाया जाता है। कहाँ? अब्सेंट इन, जल्दी बोलिए, एक्सॉन। एक्सॉन में ये नहीं पाया जाता है। अगर मैं इसकी मात्रा के बारे में बात करूं, अमाउंट के बारे में, इसके परसेंटेज के बारे में, तो ये सबसे अधिक कहाँ मिलता है? साइटोन में। थोड़ा सा डेंड्रॉन में भी मिलता है, लेकिन साइटोन से कम। और थोड़ा सा डेंड्राइट्स में भी मिलता है, लेकिन सबसे कम। लेकिन ये एक्सॉन में मिलता ही नहीं है। ये आपसे पूछा जाता है कि नेसिल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? तो नेसिल्स ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टुकड़ा है, जो टूट टूट के न्यूरीप्लाज्म में बिखरा पड़ा है। काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना। किसने ढूंढा है? तो ढूंढा है नेसिल्स साहब ने, इसीलिए नाम पड़ा उसका नेसिल्स ग्रेन्यूल्स। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम बात करेंगे आपसे अगले मीटिंग में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। मीटिंग खत्म हो जाएगा, अगले मीटिंग में मिलेंगे हम लोग। तब तक मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, अगले मीटिंग में मिलेंगे। देखिए कुछ नहीं, मैंने बोला ये पूरा पार्ट साइटोन है, ये पूरा पार्ट डेंड्रॉन है, और यहाँ से जो निकल रहा है डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर लगा हुआ है। साइटोन के अंदर प्लाज्मा को हमने बोला क्या? न्यूरीप्लाज्म। सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, सेंट्रियोल को छोड़ के एक ही न्यूक्लियस है, घने सारे निसिल्स ग्रेन्यूल्स हैं। ये पूरा मोहल्ला क्या कहलाया? एक्सॉन। उसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा बोला, उसके फ्लूइड को एक्सोप्लाज्म बोला। उसमें घने सारे माइटोकॉन्ड्रिया थे। एक्सॉन ही न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, यूनिफॉर्म डायमीटर है। ब्रांच उसका टीलोडेंड्रिया कहला रहा है, और टीलोडेंड्रिया का एंड पार्ट सिनेप्टिक नोब कहला रहा है। सिनेप्टिक नोब में कई सारे सिनेप्टिक वेसिकल हैं, जिसके अंदर भरा हुआ क्या? एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन बनाने